हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी की, संस्कृत शिक्षण शास्त्र की। आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उन बातों को हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम हॉल में जब हम लोग करेंगे प्रश्नों को तो कैसे करेंगे। पहले उन बातों को जान लेते हैं। इसके बाद मैं संस्कृत में कुछ टैग वर्ड्स बताऊंगा, उनको जान लेते हैं। फिर संस्कृत में प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको भी बताऊंगा। इसके बाद संस्कृत के प्रश्नों का भाव आप कैसे समझेंगे, उनके लिए मैं शब्दार्थ बताऊंगा कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे समीचीन शब्दावल्या प्रयोग की बात करता है, समीचीन की बात करता है, अधोलिखितेश की बात करता है। तो ये सब, इन सब का क्या अर्थ होता है, इन सबको मैं बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं किन बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। देखिए, प्रश्न में विशेष शब्द को रेखांकित करना। जब आप वहां पे बैठ करके प्रश्न को हल करिएगा एग्जाम हॉल में, तो कुछ विशेष शब्द को रेखांकित करना। जैसे मान लीजिए विशेष शब्द में, जैसे मान लीजिए सृजनात्मक लेखन की बात वह कर रहा है, सृजनात्मक लेखन की बात कर रहा है। सृजनात्मक लेखन की अगर बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तब आप सोशल इंटरेक्शन जैसे सामाजिक भाव विनिमय की, इन सबको आप आंसर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब सृजनात्मक लेखन की बात कर रहा है तो हमको आंसर भी सृजनात्मक लेखन से ही संबंधित देना है। तो ऐसे आप उस सृजनात्मक लेखन को अंडरलाइन कर लेंगे। तो क्या होता है, जब आप कुछ कुछ क्रियाकलाप वहां पे करते हैं प्रश्नों को हल करने में, तो कुछ समय के लिए वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है और तत्काल नहीं भूलता है। जैसे आप जब उस प्रश्न को हल करेंगे तो तुरंत ही आपका दिमाग जाएगा कि यार मैंने सृजनात्मक लेखन को टिक किया है और इस सृजनात्मक लेखन से ही संबंधित पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सृजनात्मक लेखन दिया है तो हम उसको टिक कर लेंगे। ये नहीं कि सृजनात्मक लेखन ही दे सकता है, ऐसे ऐसे करके कुछ शब्द दे सकता है जिनको हमको टिक करना है। तो तुरंत हम उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि सृजनात्मक लेखन से संबंधित कौन सा आपका इसमें चारों ऑप्शन में दिया है, तो उसी को हम क्लिक कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, यानी टिक लगा देंगे, उसको फिलअप कर देंगे। अब देखिए, एक तो हो गया आपका ये रेखांकित करना है, यानी आप अंडरलाइन करेंगे कुछ विशेष शब्द को। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा परेशानी होती है कि प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। प्रश्न का भाव उत्तर में दिखने का मतलब होता है, जैसे कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, जब मैं टैग वर्ड्स बताऊंगा भी, तो टैग वर्ड्स में क्या है कि आप लोग देखेंगे, कहेंगे सर ये तो आप टैग वर्ड्स बताए थे, पॉजिटिव वर्ड्स बताए थे और फिर भी ये यहाँ पे गलत हो गया। तो इसलिए गलत हो जाता है कि उसमें प्रश्न का भाव उत्तर में नहीं दिखता। प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, उसको आप टैग वर्ड समझ करके उसको लगा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसे केवल 2-3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, 12-13 तो आपका सही निकल जाता है। 2-3 प्रश्नों में केवल दिक्कत होती है। तो इसलिए वो 2-3 प्रश्न भी अगर आप चाहते हैं कि 15 में 15 सही हो, तो आपको देखना होगा कि प्रश्न का भाव उत्तर में दिख रहा है कि नहीं। जैसे अगर वो सृजनात्मक लेखन से संबंधित पूछ रहा है, तो आपको उत्तर भी सृजनात्मक लेखन से ही संबंधित देना होगा। ठीक ना। अब आगे देखिए, जहां सामाजिक संपर्क, सामाजिक अंतःक्रिया हो रहा हो, उस विकल्प को सही लगाना है। जहां पे सामाजिक संपर्क और सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन जहां पे हो रहा हो, यानी जिस ऑप्शंस में आपको ऐसा दिखे कि सोशल इंटरेक्शन टाइप का कोई वर्ड है, जिसमें बातें हो रही हैं लोगों से, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमको क्या करना है, उस ऑप्शंस को सही लगाना है। ठीक, इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे, अगर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे तो आप शुद्धता पर ध्यान देंगे। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है, हमको बच्चों को सिखाना है। शुद्धता, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है, केवल ये कहा गया कि हमको बच्चों को सिखाना है। लेकिन यहाँ पे जो चौथे पॉइंट मैंने दिया है कि अगर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे तो आप एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे, यानी शुद्धता पर ध्यान देंगे। जब व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछ रहा है तभी आपको इस पर ध्यान देना है, नहीं तो आपको नहीं। ऐसा है कि
आप अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, मैं तो बच्चा हूं नहीं, और आप गलत कर जाते हो। वहां पे आप स्टैंडर्ड तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो, व्याकरण संबंधी चीजों को आप सही लगा देते हो, ठीक ना। और आप शुद्धता पे ध्यान दे देते हो, आप गति पे ध्यान दे देते हो, कि जैसे संस्कृत में लोग श्लोक बहुत अच्छे से बोलते हैं, चीजों को एकदम रट करके बोलते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार तेज प्रवाह वगैरह हम सही कर देते हैं, शुद्धता हम सही कर देते हैं कि यार संस्कृत है, मुझको शुद्धता ही मारना है। अरे भैया संस्कृत है, ठीक, सीखते वक्त बच्चा जो है शुद्ध और अशुद्ध सबको लेकर के चलता है। पहली बात तो जब वो सीखता है तो गलतियां करेगा, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम थोड़ा सा भी गलती नहीं करेंगे, ठीक। आप वहां पे जब एग्जाम हॉल में बैठिए तो आप बच्चा बन करके ही आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा आंसर है जिससे हमारे दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अगर शुद्धता वगैरह लगा देंगे तो शुद्धता वगैरह में ज्यादा प्रेशर दिमाग पे पड़ता है। शुद्धता तब आप मारेंगे जब व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे, दक्षता से संबंधित प्रश्न पूछे, उत्कृष्ट की बात करे, जब स्टैंडर्ड की बात की जाती है तो स्टैंडर्ड आंसर भी देना पड़ता है, ठीक ना प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को ध्यान में रखकर ही उत्तर दे। देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि हमको किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत जाना है जिसके प्रभाव बस आज तक हमारी व्यवस्था स्कूल और बच्चे के बीच अंतराल बनाए हुए है। यानी बच्चे जाना नहीं चाहते विद्यालय में, क्यों? क्योंकि वहां पे रटने वाला कार्यक्रम करवाया जाता था। 2005 के बाद एनसीएफ 2005 से जो आपका लागू हुआ है, इसमें कहा गया है कि हमको बच्चे के रटने पे जोर नहीं देना। जब मैं टैग वर्ड्स बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि रटना गलत हो जाता है, स्मरण करना गलत हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे बच्चे के दिमाग पर प्रेशर पड़े। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है। फिर उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जब हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट पे क्लास में तो चर्चा कर ही दिए हैं, इस वीडियो में यहाँ पे भी हम चर्चा कर देंगे। आरसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर भी हम चर्चा करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पे, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, विशिष्ट या दक्षता की बात की जाए तो हमें स्टैंडर्ड आंसर देना होगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बात आ गई। अब आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है। स्टैंडर्ड आंसर वो होता है, हम जहां तक कह रहे हैं स्टैंडर्ड आंसर का मतलब तब आप व्याकरण वगैरह पे ध्यान देंगे, आप दक्षता पे ध्यान देंगे, ठीक, एक्यूरेसी पे आप ध्यान देंगे। जब बात ये की जाए कि विशिष्ट, जैसे उत्कृष्ट लेखन की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है तब हमको वहां पे संज्ञा सर्वनाम हर एक चीज का ध्यान देना होगा, कामा का ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई विशिष्ट लेखन की बात कर रहा है, दक्षता की बात कर रहा है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, कुछ टैग वर्ड्स हैं, उन टैग वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इधर एक साइड मैंने लिखा है पॉजिटिव वर्ड्स और इधर एक साइड मैंने लिखा है नेगेटिव वर्ड्स। देखिए जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जब ए आपको दिखे तो आप सही का निशान मारिएगा, लेकिन देखना है कहीं ना अस्त तो नहीं लिखा है, ना समीचीन तो नहीं लिखा है। अगर ना समीचीन, ना इस सब टाइप का लिखा हो तो आपका निगेटिव में आ जाएगा, ठीक ना। और अगर निगेटिव वर्ड दिया है तो आप कट लगा देंगे, ठीक। देखिए पहले वर्ड, पहला क्या है, प्राकृत जीवन परिस्थिति अधिकृत्य अवसर प्रदानम, यानी प्रकृति से जोड़ करके हमको बच्चे को अवसर देना है, ज्यादा से ज्यादा, अधिकृत यानी ज्यादा से ज्यादा हमको बच्चों को अवसर देना। हिंदी के पेडागोजी का वीडियो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आरसी स्टडी पॉइंट के, वहां पे हिंदी पेडागोजी का जो शिक्षण शास्त्र मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने टेक्निक बताई है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसको देख लेंगे तो ये और बेहतर तरीके समझ में आएगा। पूरी बात वही है, बशर्ते संस्कृत में लिख दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चे, दूसरे नंबर क्या है, अवसर प्रदानम। पहले नंबर का अगर इस तरीके की बात करें तो आपको सही लगाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मातृभाषा मध्यमेन अधिगंतुम। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि हमको बच्चे को जो है शिक्षा किस भाषा में देनी है, मातृभाषा में देनी है, उसकी भाषा का सम्मान करना है। ये सब जो टैग वर्ड्स प्यारे बच्चों लिए गए हैं सब एनसीएफ 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ही अंतर्गत लिए गए हैं, तो ठीक ना। अब देखिए मातृभाषा मध्यमेन अधिगंतुम, यानी मातृभाषा के माध्यम से सिखाना, अधिगम कराना, ठीक ना। तो मातृभाषा मध्यमेन अधिगंतुम जहां पे आ जाए आप उसको सही लगाइएगा। अब देखिए
संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, यानी जब बच्चा पढ़ता है तो संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करता है। ठीक ना, यही है। तो वहां पे भी हिंदी में भी ऐसे ही बात थी। ठीक ना, तो इसको आप सही लगाइएगा। भाषायाः प्रयोगार्थम अवसर, यानी भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान करना बच्चों को। ठीक ना, तो भाषायाः प्रयोगार्थम अवसर, ये आपका आ जाए, सही आपको लगाना है। भाषा समृद्धम वातावरण, यानी ऐसा वातावरण बच्चे को देना है जो समृद्ध, भाषा समृद्ध वातावरण हो, ये भी आपका सही हो जाएगा। अवबोधम, यानी अवबोध की बात कर रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। स्व अनुभव आधारेण लिखन्तु, स्व अनुभव आधारेण लिखन्तु, यानी अपने अनुभव के आधार पर बच्चा लिखे, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, आएगा तो सही हो जाएगा। जब वह अपने अनुभव के आधार पर लिखेगा तो जाहिर सी बात हम बच्चे को अवसर दे रहे हैं, आपका सही हो जाएगा। लेखनमय वातावरणार्थम, लेखनमय वातावरणार्थम, यानी अब देखिए, अगर यही चीज संस्कृत में लिख देता है तो हम गलत कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि मुझको पता नहीं हिंदी में, मुझे पता है प्रिंट समृद्ध माहौल की बात करता है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बात करता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट समृद्ध माहौल। ठीक ना, क्योंकि हिंदी के टैग वर्ड्स में, पॉजिटिव वर्ड्स में मैंने बताया था प्रिंट समृद्ध वातावरण की बात मैंने किया था, कि प्रिंट समृद्ध माहौल की बात मैंने किया था। तो यहाँ पे लेखन में वातावरणार्थम, ठीक, तो ये अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको सही लगाना है, प्रिंट समृद्ध माहौल की ही ये बात कर रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव वर्ड्स, ये पॉजिटिव वर्ड्स रहे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग सही लगाइएगा, ऑप्शंस में दिखे सही लगाइएगा, लेकिन प्रश्न पॉजिटिव वे में पूछा जाना चाहिए। प्रश्न अगर सकारात्मक पूछा गया हो तो आप इसको लगाएंगे। अगर प्रश्न में नकारात्मक चीजें पूछी गई हैं, यानी जैसे कहे ना समीचीन, ना अस्ति, इस टाइप से अगर कुछ बात कर रहा है प्रश्न में, तो हमको क्या करना है, तब हमको इसको सही करना है। यहाँ पे जो निगेटिव वर्ड है, सही का मतलब आप वहां तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो निगेटिव वर्ड आपको दिखे उसको हमको काट के चलना। अगर निगेटिव बात कहेगा प्रश्न में तो आपका यही सही हो जाएगा। देखिए, कंठस्थीकरणम स्मृत शक्तिम, जब रटनम भी, जब रटने की बात करें, कंठस्थीकरण की बात करें, स्मृत शक्तिम की बात करें, स्मृत शक्ति मतलब स्मृत तेज हो जाए, ठीक ना, ऐसी बात करें तो आपको क्या कर लेना है, काट लेना है सीधे सीधे। हाँ, अगर उसमें ना की बात कर रहा है, ना समीचीन, ना अस्ति, तो ये सब आपके सही हो जाएंगे। ठीक ना, अब इसको हमको क्या करना है, प्रश्न में जैसे ये सब चीजें दिखे आपको इसको काट के चलना है। मात्रस्य, मैंने हिंदी की पेडागोजी में बताया था मात्र, और यहाँ पे हो गया मात्रस्य, आपको काट के चलना है। आगे अब हम लोग देखते हैं जटिल ग्रंथा नाम, वहां जटिल शब्दों की बात की गई थी, यहाँ देखिए जटिल ग्रंथा नाम की बात की गई है। जटिल ग्रंथ की बात की जाए, वहां पे बाल साहित्य पॉजिटिव वर्ड था, अगर गद्य साहित्य की बात करता था, पद्य साहित्य की बात करता था तो हम लोग काट लेते थे। यहाँ पे जटिल ग्रंथा नाम की बात कर रहा है तो हम लोग काट लेंगे। जटिल शब्दा, कॉम्प्लेक्स वर्ड, जटिल शब्दों की बात करें, अब आपको लगेगा कि यार संस्कृत है, जटिल शब्द होना चाहिए, आप सही कर जाएंगे, क्योंकि आप इस उम्र पे सोचेंगे अपने तरीके से, बड़े हो गए हैं तो अपने तरीके से सोचेंगे, बच्चों के तरीके से सोचिए ताकि दिमाग पे प्रेशर, अगर जिस ऑप्शन से बच्चे के दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है यानी बच्चा उस चीज को कर नहीं पाएगा, तो उसको आपको गलत कर देना है। देखिए, जटिल शब्द यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड की बात करें तो आप काट लीजिएगा। केवलम, वहां पे क्या था, केवल था, तो आपको काट के चलना है। अधिकम, अधिकम की बात करें तो आपको काट के चलना है। तो हम लोग बात कर रहे थे अधिकम की, वहां पर मैंने बताया था अधिक दिया हो, बहुत अधिक, बहुत कम, तो ये सब शब्द आपके गलत होते हैं। तो यहाँ पे अधिकम की बात कर रहा है, न्यूनतम की बात करेगा तब भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। भाषा प्रयोगशालाया, वहां पर मैंने भाषा प्रयोगशाला की बात किया था, वही शब्द यहाँ पे संस्कृत में भाषा प्रयोगशालाया की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा प्रशिक्षण केंद्र, वहां पे मैंने भाषा प्रशिक्षण केंद्र की बात किया था, यहाँ पे भाषा प्रशिक्षण केंद्र हो गया है संस्कृत में, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय
कहते हैं कि अगर बच्चे को उचित वातावरण दिया जाए तो वह विद्यालय के बाहर भी चीजों को सीख सकता है, तो विद्यालय भी आपका गलत हो जाएगा। व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान, मैंने वहां पे कहा था कि व्याकरण अगर दे दे शब्द में वहां पे प्रश्न में तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ व्याकरण ज्ञानम की बात कर रहे हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा या पाठ्य पुस्तकम, वहां पे पाठ्य पुस्तक की बात की गई, पाठ्य पुस्तक वगैरह इसलिए टेक्स्ट बुक गलत हो जाता है। उसका रीजन है कि ये केवल आपका एक संसाधन है। अगर अध्यापक की बात करेगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक भी आपका एक संसाधन है, ठीक ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र के कुछ टैग वर्ड्स रहे। मुझे विश्वास है इसको थोड़ा सा आप लोग समझे होंगे। अभी थोड़ा और हम लोग कुछ सीखते हैं और इसके बाद हम लोग प्रश्न हल करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं भाषा शिक्षण संस्कृत शिक्षण शास्त्र में और कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, संस्कृत शिक्षण शास्त्र और हिंदी शिक्षण शास्त्र बोथ आर सेम, ठीक, केवल इसमें संस्कृत में दे दिया जाता है और उसमें हिंदी में आपका रहता है, तो उसमें समझ में चीजें आ जाती हैं, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए है क्या, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र रूपेण ज्ञायते। देखिए, भारत में जो है भाषा शिक्षा नीति जो है उत्तरी भाषा सूत्र रूपेण ज्ञायते, यानी 3 भाषा के सूत्र के रूप में ज्ञायते मतलब जानी जाती है। अब वही आपका संस्कृत में लिखा है, समझ दिक्कत होती है, लेकिन अब समझिए, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र रूपेण ज्ञायते, यानी भारत में भाषा शिक्षा नीति 3 त्रिभाषा सूत्र रूपेण ज्ञायते, यानी 3 भाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है, लिख दिया गया है। अब त्रिभाषा सूत्र होता क्या है, देखिए, पहली भाषा जो आपकी त्रिभाषा सूत्र में, कई लोग जो है त्रिभाषा सूत्र की परिभाषा दिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना, लेकिन हमको वो चीज सीखनी है जिससे हमारा एग्जैक्ट काम हो, न कम न ज्यादा की बात की जाए, एग्जैक्ट की बात की जाए, क्योंकि फालतू पढ़ के हम लोग करेंगे क्या, ठीक ना। तो त्रिभाषा सूत्र, देखिए त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा पूछता है। त्रिभाषा सूत्र के आधार अनुसार जो है प्रथम भाषा कौन सी है, ठीक, अभी तक तो यही पूछा है, पूछ लेता है द्वितीय भाषा, अब तृतीय भाषा पूछ लेगा, तो ठीक। पहले देखिए प्रथम भाषा, प्रथम भाषा है क्या, मातृ भाषा अथवा प्रांतीय भाषा, कोष्टक मैंने प्रादेशिक भाषा लिख दिया है। मातृभाषा यानी बच्चे के जो घर की परिवेश की भाषा है वो आपकी प्रथम भाषा है। त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा बच्चे के परिवेश की भाषा है, उसकी प्रांतीय भाषा, उसकी प्रादेशिक भाषा जो उसकी प्रथम भाषा है। इसके बाद द्वितीय भाषा की बात हम लोग करते हैं। द्वितीय भाषा हिंदी या हिंदी भाषा संस्कृत में लिखा रहता है, पूरा मिला के लिखा रहता है, ठीक ना, आंग्ल भाषा भी पूरा मिला के लिखा रहता है, ठीक ना। द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा आपकी हिंदी भाषा है। तृतीय भाषा, तृतीय भाषा आपकी अंग्रेजी या आंग्ल भाषा, यही 3 भाषा है, यही त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषा, पहली भाषा है क्या आपकी मातृभाषा, दूसरी हिंदी है, तीसरी अंग्रेजी है। अब देखिए हिंदी में भी आपके 2 बाल मनोवैज्ञानिक मैंने पढ़ने को कहा था, और मैंने कहा था 2 बाल मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ना हिंदी में भी और संस्कृत में भी। देखिए अब संस्कृत में दोनों बाल मनोवैज्ञानिक बातें वही है, केवल संस्कृत में लिख दिया गया है। चॉम्स्की है, चॉम्स्की महोदय हिंदी में क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर भाषा अंतर्निहित होती है, जन्मजात होती है। यहाँ पे संस्कृत में देखते हैं, बाला भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत उत्पन्ना भवत, पुरस्कृत उत्पन्ना भवंत, यानी जो बच्चा होता है वो भाषा की अपेक्षित क्षमता के साथ उत्पन्न होता है, ठीक। और वही चीज जब मैंने हिंदी कहा था कि बच्चा, यहाँ पे मैंने जब हिंदी की बात किया था तो हिंदी में मैंने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती, वही चीज यहाँ पे भी तो कह रहे हैं कि अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति, ठीक ना, आपका ये सेंटेंस वहां पे मिलेगा, ठीक। तो आप चॉम्स्की महोदय ने कहा है, ठीक। अब वाइगोस्की, वाइगोस्की हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, वही चीज हम संस्कृत में कह रहे हैं। देखिए वाइगोत्स्की महोदयानुसारम सामाजिक भाव विनिमय
सामाजिक भाव विनिमय, सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। सामाजिक भाव विनिमय, वाइगोस्की महोदयानुसारम सामाजिक भाव विनिमय सोशल इंटरेक्शन, ठीक ना। सामाजिक भाव विनिमय अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक जो है सोशल इंटरेक्शन है। चीजें वही है कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है, और वही चीज इसमें देखिए प्यारे बच्चों, मैंने उन शब्दों को इसमें लिखा है जो शब्द हकीकत में आपके दिए रहते हैं जब आप प्रश्नों को हल करते हैं। इसीलिए मैं उस चीज को भी संस्कृत में लिख सकता था, लेकिन मैंने पेपर देखा, मैक्सिमम पेपर में जो है आपका यही शब्द लिखा गया है, तो मैंने सोचा कि इस शब्द को लिखूंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं भाषा के 4 कौशल वहां पे, और वही तो 4 कौशल यहाँ पे भी रहेंगे, बात संस्कृत में हो जाएगी। श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम। अब देखिए 2 कौशल आपके अभिव्यक्तात्मक थे और 2 कौशल आपके ग्रहणात्मक कौशल थे। तो यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति लिखेगा, पूछेगा जब, और अभिव्यक्तात्मक कौशलम अस्ति पूछेगा। देखिए चारों कौशल, श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी में ये था। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? तो ग्रहणात्मक कौशलम श्रवणम, पठनम, च। अब वहां पे सुनना और पढ़ना लिखता है, इसमें च बाद में लिखता है, यानी और होता है, ठीक ना। श्रवणम, पठनम, च, सुनना और पढ़ना। ठीक, ये आपका कौन सा कौशल होगा? ग्रहणात्मक कौशलम। इसके बाद अव्यक्तात्मक कौशलम अस्ति, अव्यक्तात्मक कौशल है, अव्यक्तात्मक कौशल है। वदनम, लेखनम, च, यानी बोलना और लिखना, बोलना और लिखना। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न बनता है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, न समझ में आए वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो यहाँ के टीचरों का भी मनोबल बढ़ता है, ठीक ना। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला कंटेंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन से करके। देखिए हिंदी में जो आपके व्युत्क्रम पूछे जाते थे, यानी क्या दिक्कत होती है किस किस भाषा से कैसे कैसे करके, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछता है लेखन विषय का व्युत्क्रम कथ्यते, यानी जो लेखन विषय से संबंधित है व्युत्क्रम, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे पूछेगा पठन विषय का व्युत्क्रम कथ्यते, गढ़न विषय का व्युत्क्रम कथ्यते, ठीक ना। तो देखिए 4 व्युत्क्रम मैंने उसमें बताया था, 4 आपको इसमें बता रहा हूं। यही चारों पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, घुमा फिरा के यही चारों पूछे जाते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए डिस्ग्राफिया, तो मैंने इसको याद भी करवाया था हिंदी के शिक्षण शास्त्र में। ग्राफ, ग्राफ पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ पे हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो डिस्ग्राफिया, यानी ये प्रश्न जो यहाँ पे जो पूछा गया लेखन विषय का व्युत्क्रम कथ्यते, तो आपका लेखन विषय जो है आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 आपके व्युत्क्रम है, इन चारों को हम लोग जान लेते हैं। तो डिस्ग्राफिया ये आपका लेखन विषय का है, यानी लेखन विषय से संबंधित व्युत्क्रम है। इसके बाद डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है आपका, अब इसमें लेक्सिया में कंफ्यूजन मत करिएगा कि लेखन संबंधी, ये आपका पठन संबंधी विषय है। ठीक, अब इसके बाद डिस्कैलकुलिया, इसमें आपका ऑलरेडी कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया जो है आपका, ये आपका गणना संबंधी है। इसके बाद है डिस्फोरिया, डिस्फोरिया चिंता तथा सामान्य दुख की स्थिति, इससे संबंधित आपका व्युत्क्रम है। तो ये 4 व्युत्क्रम रहे, चारों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपके चारों व्युत्क्रम हर जगह घूमते फिरते आते रहते हैं, सीडीपी में भी पूछा जाता है, और संस्कृत के पेडागोजी में, हिंदी के पेडागोजी में सभी पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सार कथनम एकम पठनांतम कार्यम, सार कथन यानी जब हम चीजों को पढ़ लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सार कथन, यानी उसका निचोड़ क्या है। निचोड़ आप कब पढ़ते हैं? आप जब सब चीजें पढ़ लेते हैं, यानी पठनांतम कार्यम, पढ़ने के बाद का कार्य क्या है आपका? सार कथनम। तो सार कथनम एकम पठनांतम कार्यम, कहते हैं कि यार शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स लोग ऐसे ही तो बनाते हैं, जब पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अब देखिए सार कथन का मतलब होता है कि जितना आप पढ़े उसका निचोड़। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भाषा शिक्षण नैदानिक परीक्षा
या उद्देश्य अस्ति। भाषा शिक्षण नैदानिक परीक्षा या उद्देश्यम अस्ति, यानी भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, एक आपका नैदानिक परीक्षण होता है और दो उसमें था एक से आप क्या करते थे, जानते थे कि बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है, एक से आप उपचार करते थे। तो उपचारात्मक और नैदानिक ये दो बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे नैदानिक है क्या, इसका उद्देश्य शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम, शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम, यानी शिक्षार्थी में जो बोध यानी जो चीज सीख रहा है उसमें उसने क्या नहीं सीखा, यानी कितना बच गया, कितना अभाव है, उसको ज्ञात करने के लिए हम नैदानिक परीक्षा का प्रयोग करते हैं। यही नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है, यानी शिक्षार्थीना नाम बोधे अभावम ज्ञातुम। अब उपचारात्मक का क्या है, जैसे ही आप इस चीज को ज्ञात कर लेते हैं तो आप उपचारात्मक का प्रयोग करते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं संकेत भाषा, यानी साइन लैंग्वेज इंग्लिश में लिख भी देता है। संस्कृत में देखिए, संस्कृत पेडागोजी में कुछ चीजें इंग्लिश में लिखता है, ठीक। साइन लैंग्वेज भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, जो संकेत भाषा होती है वो आपकी भाषा की प्राथमिक रूप है, यानी भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, संकेत भाषा है, साइन लैंग्वेज है। भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, संकेत भाषा आपका प्राथमिक रूप है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं संकेत भाषा हम लोग कैसे करते हैं। यही तो होता है ना, शिक्षक संकेत देता है, वक्रम कर्णीयम, रेखम कर्णीयम, पासम कर्णीयम, वक्र बनाइए, रेखा बनाइए, पासा, इसके बाद आपका बन गया ऐसे करके रेखा पासा, आप मिलाइए, बन गया का, ठीक ना। वक्रम कर्णीयम, रेखम कर्णीयम, पासम कर्णीयम, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं बहुभाषिकता क्या होती है। बहुभाषिकता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, भाई यही एलसीएफ भी कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी 2009 कहता है कि हमको बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना है, यानी बच्चे की चाहे जैसी भी भाषा हो उसको हमको संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। पत्राधानम, देखिए यहाँ पे लिख दिया है पत्राधानम। पत्राधानम का मतलब पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने बताया था कि बच्चे के क्रमिक आकलन का तरीका होता है, अभिभावक भी से देख सकते हैं और टीचर भी से देख सकते हैं, ठीक। टीचर ने कैसे चीजों को सिखाया ये भी पता चल जाता है, ठीक। आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है, उभयम स्वतः आकलनश्च, शिक्षक आकलनश्च, मतलब उभयम माने दोनों, स्वतः यानी दोनों का, यानी बच्चे का और शिक्षक का, दोनों का इससे आकलन होता है, शिक्षक और बालक दोनों का आकलन। उभयम स्वतः आकलनश्च, शिक्षक आकलनश्च, यानी उभयम मतलब दोनों, शिक्षक और बच्चे, दोनों का मतलब शिक्षक और बच्चे का आकलन इससे करते हैं हम लोग। ये है आपका पोर्टफोलियो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषय शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति। ये आपका है एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषय शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति, यानी यह जो है छात्रों के लिए क्रमशः प्रगति विषय, यानी जिस विषय में जो प्रगति होती धीरे धीरे करके कैसे हो रही है, यह शिक्षकों को जानने में सहायता करता है। स्वाभिव्यक्ति सर्जनात्मक लेखन से प्रमुखम अस्ति। अब देखिए यहाँ यही चीज मैंने कहा था कि जब आप संस्कृत का करिएगा तो अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न ये बना था, जैसे पूछा गया था, जब हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो ये सब चीजें आएंगी कि कैसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं चीजों को, ठीक। इसमें कहा है कि स्वाभिव्यक्ति सर्जनात्मक लेखन से प्रमुखम अस्ति। जब भी बच्चा सर्जनात्मक लेखन करता है तो उसमें स्वाभिव्यक्ति यानी उसकी जो अभिव्यक्ति है वह जो है प्रमुख होती है, ठीक। तो जब आप बच्चे को अवसर देंगे तभी तो स्वाभिव्यक्ति यानी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगा। उत्तम स्रोतः पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचिताम प्रतिक्रियाम दातुम शक्नोति, यानी उत्तम श्रोता जो होता है वो प्रश्न को पूछता है, पृष्ठस्य प्रश्नस्य, प्रश्न को पूछता है, उचिताम प्रतिक्रियाम दातुम शक्नोति, यानी उचित प्रतिक्रिया भी देता है, उचित प्रतिक्रिया भी देता है। जो उत्तम श्रोता है वो प्रश्न को भी पूछता है सुन करके और उचित प्रतिक्रिया भी देता है। लेखनम अस्ति प्रक्रिया, देखिए लेखन एक प्रक्रिया है ना कि फल, यही लेखनम अस्ति प्रक्रिया,
ये जो है आपका एक प्रोसेस है, न तो फलम, फल नहीं है, एक प्रोसेस है लेखन। ठीक। छात्राणाम लेखनस्य कौशलम, छात्राणाम लेखनस्य कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानम दधात विचाराणाम अव्यक्तौ। यानी छात्रों के लेखन कौशल का आकलन के लिए शिक्षिका जो है प्रमुख ध्यान किस पे देती है? वो प्रमुख ध्यान देती है विचारों के अभिव्यक्ति पे। ठीक ना, यानी उसने अपने विचार को अभिव्यक्त कैसे किया है, इसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है शिक्षिका। आगे देखिए, भाषा दक्षताया के द्वे तत्व सन्निविष्टे। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था जब दक्षता की बात करें, उत्कृष्ट की बात करें, तो हमको स्टैंडर्ड आंसर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ दक्षता की बात किया है, तो इसमें दो तत्व जो महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने कहा था एक्यूरेसी, शुद्धता, धारा प्रवाह, शुद्धता और धारा प्रवाह। यानी आप शुद्धता, शुद्ध बोलिए और थोड़ा ठीक ठाक तरीके से बोलिए, धारा प्रवाह। ठीक, ये चीजें रही। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, ठीक, उनको हम लोग इसके बाद देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, कुछ संस्कृत शिक्षण शास्त्र में कुछ शब्दार्थ है, ठीक ना, इससे भी ज्यादा है तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद मैं एक लिस्ट अलग से दे दूंगा कि कितना आपको जानना है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखते हैं। अगर देखिए, जब आप पेडागोजी प्रश्नों को हल करते हैं तो अक्सर लिखा रहता है अधस्तनेश, अधस्तनेश यानी नीचे दिए गए या अंडर राइटिंग। ठीक। अधोलिखितेश, अधोलिखितेश का मतलब होता है नीचे लिखे हुए या अंडर राइटिंग। न समीचीन, देखिए अगर समीचीन लिखे तो समीचीन का मतलब सही या यथार्थ है, सही है। न समीचीन लिखे तो इसका मतलब सही नहीं है या यथार्थ नहीं है। ये चीज सही नहीं है या सही नहीं है या यथार्थ नहीं है। समीचीन सही या यथार्थ, यथार्थ का मतलब जो चीज उचित है। भाषा विकासार्थम यानी भाषा विकास के लिए, भाषा विकास के लिए। तेषाम, तेषाम माने उनके, तेषाम माने उनके। उभयम, उभयम माने दोनों, अभी आया था हम बताए थे, उभयम माने दोनों। परिपृच्छा, परिपृच्छा का मतलब इंक्वायरी, पूछताछ। तचित्वा लिखित, तचित्वा लिखत, तचित्वा लिखत का मतलब उसके समान लिखा गया। बहुत तेज लिखता है, पैसेज में भी लिखता है कि समानार्थक शब्द पूछता है, फिर कहता है कि इसमें से कौन सा है कि जो उसके समान लिखा गया, यानी तचित्वा लिखत लिख देता है लास्ट में, तो यानी उसके समान लिखा गया। का माने क्या, सभी लोग जानते हैं। च माने और, अस्तः माने है, किम माने क्या, फिर कुत माने कुतः, कुतः माने कहां से या क्यों। इसके बाद आगे देखते हैं। सह माने वह, न अगर दिया है तो न माने नहीं। यत माने की, क्योंकि, जो, ये आपका है। यत क्योंकि, जो, जहां से। और उसके बाद ऊपर, ऊपरी माने ऊपर। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दार्थ रहे, ठीक ना, इनको आप लोग देखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा, उसमें कुछ और शब्द रहेंगे, ठीक ना। तो इतना है जो इंपॉर्टेंट है। मुझको पूर्ण विश्वास आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो इसके बाद मिलते हैं अगली और नई वीडियो में अपने। और तब तक के लिए आप लोगों को एक चीज कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं। पुराने लोग चैनल को देखते रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको